अब देखें, आप एक तालीम याफ्ता इंसान हैं, एक तहज़ीब याफ्ता इंसान है, एक दीनी मिजाज के इंसान हैं, एक बड़े ख़ानदान से भी आपका ताल्लुक़ है। ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आपको भी इतनी कुर्सी अज़ीज़ होगी। अब जबकि आपकी अपनी काबीना के लोगों ने आपके ख़िलाफ़ बाद में एतमाद टेबल कर लिया, अपोजिशन का पहले भी था, तो मॉरली आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते वज़ारत आला से? एक सलीम साहब, मैं बड़ा वाज़े कर दूं कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। मुझे कुर्सी या ओहदे से ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर एक जो इन 3.5 सालों में हमने सब ने मेहनत की है, मैं देखिए अकेला उस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JWP, हज़ारा डेमोक्रेटिक, JWP और हमारे साथ जो PTI के दोस्त हैं, हम सब मुश्तरका इसके अंदर हैं। और हमने इन 3.5 सालों में बड़ी मेहनत इस पर की है और इस सारी मेहनत के नतीजे में हमने 3.5 साल में एक तरीक़ेकार इस सूबे का बनाया है कि आने वाले 5-10 साल में इस सूबे ने कहाँ जाना है, हमारे असलाओं ने कहाँ जाना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ने कहाँ जाना है। तो मैं आज अगर दस्तबरदार भी हो जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि हमारी कोलिशन में से एक आदमी भी सिवाय असद बलोच साहब जो थोड़े नाला हो के वहाँ चले गए हैं, बाकी सब इंटैक्ट हैं। और वो कहते हैं कि हम इस सारी प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को डीरेल नहीं होना देखना चाहते। लिहाजा ये अभी हमारी आपकी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इधर ही रहें, हम एज ए कोलिशन इंटैक्ट रहें और हम इस चीज़ को फाइट आउट करें और आगे चीज़ों की तरफ। लेकिन वो तो आपकी काबीना के रुकन कैतरान साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे से लोगों को ख़रीद रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो काम ज़्यादातर आपके ANP के कुलीग्स के ज़रिए हो रहा है। तो शायद उस वजह से वो आपके साथ हैं, तो अपनी पार्टी के लोगों को क्यों साथ नहीं रख सके? ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है। 18वीं तरमीम ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाई है, बलूचिस्तान में सियासी पहलुओं में एक कमज़ोरी पैदा हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान में जब तक कोई वज़ीर ना हो वो एक कंटेंटमेंट ही नहीं रहती। असल में रहसानी साहब की काबीना में कोई 60 वज़ीर थे और एक ऐसा टाइम आया था कि उन्होंने कहा वज़ीर मैं बनाता हूँ, डिपार्टमेंट आप ढूंढें। हम 18वीं तरमीम पे बाद बड़े लिमिटेड हैं, हर आदमी वज़ीर नहीं बन सकता, हर वज़ीर को अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता। तो जिसके पास कोई चीज़ कमज़ोर है वो ख्वाहिशमंद होगा कि अगले 1.5 साल में वो किसी ऐसे पोर्टफोलियो पे हो जहाँ पे चीज़ें वो अपने हलके के हवाले से या किसी और हवाले से बेहतर अंदाज में कर सके। और शायद ये कोलिशन जो भी बनी है हमारे अगेंस्ट या हमारे चंद उन दोस्तों के हवाले से, वहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से बात की गई होगी, वरना यही सारे लोग इनमें अक्सरियत देखें, इनमें तकरीबन 14 लोग में 4 तो रिज़र्व सीट की ख़वातीन है सिर्फ। तो हम देखें तो 10 लोग फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रह जाते हैं जो इलेक्टेड वोट लेके आए हैं। और उन 10 में से भी जो हैं वो 2 ऐसे हैं, एक PTI के हैं, एक बलूचिस्तान BNP अवामी के हैं। तो BAP के 8 रह जाते हैं। उन 8 में से अगर वज़ीर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं और पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ भी हैं और बजट भी उनको मिल रहा है, काम भी उनके हलकों में बहुत ज़्यादा हुआ है और सबसे ज़्यादा एक्सेस नहीं। अब इसमें आप देखें ना कि मैंने कई वज़ीरों की ज़ुबानी ये सुना कि जाम साहब वज़ारत तो दे सकते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं दे सकते, इसलिए हम छोड़ रहे थे। ये अगर वज़ारत इशू होता तो इन लोगों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मैंने दी ही नहीं हुआ है। देखिए, इज़्ज़त क्या चीज़ है? मैंने किसी को बेइज्जत किया हो, कभी किसी को गाली दी हो, कभी किसी को अपने दफ्तर से निकाला हो, अपने साथ ना रखूँ, डिस्ट्रिक्टों में टूर्स पे ना ले जाऊँ, दफ्तर में उनका एक्सेस 24 घंटे मेरे पास हो, जब भी मेरे दफ्तर आ सकते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, इज़्ज़त हम इसी को कहते हैं। अब इससे बढ़कर कौन सी इज़्ज़त है वो मुझे तक समझ नहीं आई। और इन लोगों में से अगर कोई भी आज ये कह दे कि जी हमें जाम साहब ने बड़ी बेइज्जती की है, महफ़िलों में हमारी बेइज्जती करता है, प्रोग्राम में करता है, अपने वज़ीरों के थ्रू करता है या अपने ऑफिसर्स के थ्रू करता है, तो वो कसूर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि जी हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, वो इज़्ज़त का अभी तक डेफिनेशन नहीं है कि वो इज़्ज़त नहीं। पहले आपके इत्तेहादी सरदार यार मोहम्मद रिंद जी वो 2-2.5 साल फरियादें करते रहे आपके रवैये से, फिर जब वज़ीर भी बने फिर आपके रवैये की वजह से इस्तीफ़े भी दे दिए कि जी मेरे साथ वज़ीर आला ये कर रहे हैं। अगरचे अब मुश्किल में वो आपके साथ खड़े हैं और आपके वज़ीर आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो ये अगर आप इज़्ज़त भी दे रहे हैं, फ़ंड भी दे रहे हैं, इंसाफ से भी काम ले रहे हैं, तो फिर ये लोग क्यों सामने आ गए? देखिए, मेरा ख्याल आपकी इस बात में बड़ी वज़न है कि जो शख्स सबसे ज़्यादा मुझसे नाराज़ रहा हो 2 साल में,
अगर वो भी किसी हवाले से आज मेरे साथ मुतमईन है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। और सरदार साहब के साथ ज़ाती तौर पे कभी हमारे इख्तलाफात नहीं हुए। हमारे अगर इख्तलाफात भी हुए कुछ उसूलों पे हुए, और वो कहीं पे उनके उसूल अपने जगह पे दुरुस्त थे, कहीं हमारे दुरुस्त थे। और इनसे भी मैंने कहा कि जी अगर उसूल की जंग है तो आके आमने सामने बात करते हैं कि उसूल की जंग में आपने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया और ये सही किया। लेकिन सिर्फ अगर ख्वाहिशात के हवाले से कि जी ख्वाहिश में अभी हम आपको वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, हम फ़िलाँ शख्स को देखना चाहते हैं कि शायद उसके हवाले से उसने कोई काम किया हो या कोई बात किया हो, तो ये तो तरीका मुनासिब नहीं है। नहीं, आप नहीं समझते कि अमलन आप अक्सरियत क्या एतमाद खो चुके हैं? देखिए 40 से 41 तकरीबन कोलिशन है हम। उस 40 में 41 में 26 हम लोग खड़े हैं, और उस 26 के अलावा जो बाकी हमारे इत्तेहादी कुछ और जो बीएपी के मेंबरान खड़े हैं वो 14 के लगभग हैं। उन 14 में मैं तकरीबन 8 लोगों के 9 लोगों के घर ख़ुद ज़ाती तौर पे बम्बई अपनी काबीना के गया हूँ, और जिनके पास गया हूँ उन्होंने इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, कोई शिकायत नहीं की, और कहा कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है। तो हमने कहा फिर मसला क्या है? बोला आप समझें कि हम एक महफ़िल में थे और उस महफ़िल का उन्वान भी हमें नहीं पता था। जूँ जूँ वक्त बढ़ता गया हमने कुछ ऐसी रवायत, आप पश्तून बलोच में हमारी रवायतें हैं, हम ज़बान में फंस गए हैं, और अब वो ज़बान हमें कुछ इस हद तक फंसा दी है कि जो भी हमारा फ़ैसला होगा मुश्तरका होगा। लेकिन आज भी हम ये महसूस करते हैं कि हमें आपसे इनफरादी तौर पे कोई गिला नहीं है। हाँ, ये चीज़ें जो हमने उनके साथ अभी तय की हैं अपने उस ग्रुप के साथ, नाला ग्रुप के साथ, अगर उनमें हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम उनको भी मनाएं कि हमने कभी इस एक्सट्रीम की बात नहीं की थी, उस एक्सट्रीम से हमें वापस आना चाहिए और बैठ के मसाइल हल करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके 24 तकरीबन अपोजिशन के लोग हैं, अब ये जो आपसे बागी हो गए हैं, मुनहरिफ हो गए हैं, जो कुछ भी हैं आपकी अपनी पार्टी के और उसके, वो टोटल 14-15 वो बनते हैं, तो ये तो 38-39 बन जाते हैं, तो अक्सरियत तो आप खो चुके हैं, तो मॉरली आपको मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। देखिए गिनती में तो वो कहते हैं कि 40 के 40 हमारे पास हैं, और ये बात देखने की है कि हम अपोजिशन को उसमें काउंट क्यों कर रहे हैं। पहले हम कहते हैं कि हमें फ़ैसला अपना करना चाहिए, फिर यही नाराज़ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आते हैं, पीटीआई से भी बात करते हैं, अपने को इत्तेहादी भी दिखाते हैं, लेकिन पीडीएम से भी राब्ते में है। तो ये अभी तक क्लैरिटी उनकी तरफ से भी नहीं है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं और क्या जहन में है उनके। जहाँ तक एक मेजॉरिटी की बात है कि इन 14 में इंशाल्लाह देखें गिनती आएगी जब वोटिंग का सिलसिला आएगा, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह उन 14 लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस बात तक अपने को एक्सट्रीम में नहीं ले जाना चाहते हैं। उसकी एक वजह है। तो आपने भी तो JUI के साथ रब्ता किया है और उनकी मदद तलब की है। नहीं, मैं बड़ी क्लैरिटी चीज़ पे लाऊं कि मैं तो एक मौलाना वासिफ साहब के पास गया था, पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे वालिद साहब के एक कुलीग रहे हैं और मेरा भी उनसे बड़ा एक ताल्लुक पुराना रहा है। हैदरी साहब के साथ ऐसी ताल्लुक़ है, हमारे ननियाल में रहते हैं, तो हम एक दूसरे को बहुत, बलूचिस्तान का माहौल है। उनके पास मैं गया था, उनकी तबीयत ख़राब थी और कुछ चीज़ों पे हमने डिस्कशन की। हैदरी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई उनको आपने हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है।